गुड मॉर्निंग। चलिए। बजा पेटी तो आया ही नहीं। नाउ हम कर रहे थे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के क्वेश्चंस। तो अब आ गया। तीन क्वेश्चन लिखे जो मैंने नहीं लिखे। आज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का पेपर है ना तुम्हारा, टेस्ट। शेड्यूल में आया कि नहीं? चलिए। ये तो हो गए थे पांचों। अपन तो क्वेश्चन आंसर्स पे थे ना। ICAI। चलिए, ये वाला क्वेश्चन अपन देख रहे थे। और इस क्वेश्चन का भी सजेस्टेड में गलत जवाब दिया है, इसलिए इस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना जरूरी है। क्योंकि इसका सजेस्टेड में आंसर गलत है, इसलिए कृपया इसको ध्यान से पढ़ें। 4 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। अंजलि ने परचेज किए वेरियस कॉस्मेटिक प्रोडक्ट वर्थ ₹15,000 ड्यूरिंग द लास्ट वीक फ्रॉम सुशील, a shopkeeper, on credit of 1 month. After a fortnight, यानी 15 दिन बाद, she makes out a blank promissory note, signed it, and delivered it to Sushil, who further endorsed it to Manish for the payment of his dues. Manish, who is holder in due course. मनीष कौन है? होल्डर है कि होल्डर इन ड्यू कोर्स है? होल्डर इन ड्यू कोर्स है। उसने अमाउंट फिलअप कर दिया कितना? 17,000 फ्रॉम सुशील, and on maturity presented it to Anjali for payment, but she refused to pay because the amount filled up is more than the agreed amount 15,000. It is to be noted that amount of 17,000 is covered by the stamp affixed on it. Referring to the provisions of Negotiable Instrument Act 1881, decide whether Anjali is liable to honor the promissory note to Manish for 17,000. Yes, because Manish कौन है? अगर वो होल्डर होता तो कितने लेता, लेकिन चूंकि वो कौन है, तो एनकोट इंस्ट्रूमेंट की लाइबिलिटी सेक्शन 20 में डिसाइड की गई थी। और सेक्शन 20 आप सबने अपनी कॉपी में लिखी हुई है। लाइबिलिटी ऑफ एनकोट इंस्ट्रूमेंट जाकर के अपनी कॉपी में देखिए। एज इट इज चेपना था और मार्क्स मिलने थे। आगे बढ़े। इसका आंसर सजेस्टेड में गलत दिया है, ये कॉपी में कहीं लिख लेना। गधे सरी का वो रट के लिख के मत आ जाना वहां पे जो गलत दिया है। आंसर क्या आएगा? पहले पूरी अपनी सेक्शन 20 आएगी, फिर बोला जाएगा कि मनीष कौन है? होल्डर इन ड्यू कोर्स है। और होल्डर इन ड्यू कोर्स को क्या दिया जाता है? पूरा अमाउंट जितना भी लिखा होता है स्टैम्प से कवर वो मिलता है। सजेस्टेड में आंसर गलत है, फिर बोल रहा हूं।
चले आगे। चलिए, लो चलो ये कर दो। ध्यान से, जो मैंने प्रेजेंटमेंट के क्वेश्चन करवाए थे, प्रेजेंटमेंट के प्रोविजन पढ़ाए थे, उनको लगा करके आपको 3 नंबर मिलने वाले हैं। पहली बात ये बताओ कि ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है उसके कस्टमर संजय से मिला, ड्यू फॉर पेमेंट कब है? 15 अक्टूबर को। 12 को प्रिया ने प्रेजेंट कर दिया बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर पेमेंट। जो मैच्योरिटी कब हुई? मैच्योरिटी डेट कब है? आप कब प्रेजेंट कर रहे हो? क्या ये इंस्ट्रूमेंट इफेक्टिव रहेगा 12 तारीख को? बिल्कुल नहीं। Priya present the bill of exchange for payment at Sanjay's office during regular business hour, but Sanjay is not present. Priya leaves the bill with Sanjay's assistant, requesting to be presented to Sanjay for the payment when he returns. However, Sanjay's assistant forget to give the bill and Sanjay does not make payment by due date and the bill is dishonored. पहली बात तो ये बताओ कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट भले ही आप एजेंट को करो, पर करोगे कब? ड्यू डेट पे करोगे। ड्यू डेट से पहले किया गया प्रेजेंटमेंट वैलिड प्रेजेंटमेंट होगा क्या? टाइम इंस्ट्रूमेंट को अगर आपको प्रेजेंट करना है तो कब प्रेजेंट करना होगा? ड्यू डेट पर। अगर आपने ड्यू डेट पर प्रेजेंट नहीं किया और ड्यू डेट के पहले ही प्रेजेंट कर दिया, तो चाहे आपने किसी को भी प्रेजेंट किया हो, whomsoever it is, जिसको भी आपने प्रेजेंट किया, क्या वो प्रेजेंटमेंट सही कहलाएगा? बिल्कुल नहीं कहलाएगा। वो प्रेजेंटमेंट बिल्कुल भी सही प्रेजेंटमेंट नहीं है। अब मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। पहला तो वो बताता हूं कि जो गलत आंसर उन्होंने दिया, तो वो आपको एक तो ध्यान रखना है। कौन सा क्वेश्चन था ये? हम्म। लुक एट दिस। और खुद ही लिख रहे हैं कि अ पर्सन सो साइनिंग शेल बी लायबल अपॉन सच इंस्ट्रूमेंट इन कैपेसिटी इन विच इज साइन द सेम टू एनी होल्डर इन ड्यू कोर्स फॉर सच अमाउंट, provided that no person other than holder in due course shall recover from person delivering the instrument anything excess। तो ये तो होल्डर इन ड्यू कोर्स है ना, एक्सेस में तो ले गई। तो आखिरी का कंक्लूजन इनका गलत हो गया। आइए प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक प्रेजेंट होना चाहिए पेमेंट के लिए। ओके। अगर डिफॉल्ट किया पेमेंट करने के लिए तो कोई भी लाइबिलिटी, कोई भी पार्टी लाइबल नहीं होगी। प्रेजेंटमेंट प्राइमरीली लाइबल कब होता है? जब प्रेजेंट किया जाए ड्यूरिंग बिजनेस आवर एंड बिजनेस डे। Priya presented the bill to Sanjay's office during regular business hour, but since Sanjay was not present, she left the bill with assistant. While leaving the bill with assistant might be considered practical step, it does not fulfill the strict legal requirement of presenting the bill directly to the drawee। वो तो सब ठीक है,
Therefore, presentment of bill by Priya to Sanjay's assistant is not valid under law. लेकिन क्यों नहीं है not valid under law? Because it had been presented before time. Must be presented to payment तो ठीक है, लेकिन आपने प्रेजेंटमेंट कब कर दिया? ड्यू डेट से पहले। तो ड्यू डेट से पहले प्रेजेंटमेंट किया, इसलिए प्रॉब्लम है। हेलो, वो चीज छोड़ के बाकी सब लिखिए यहाँ। वो चीज छोड़ के बाकी सब लिखी है यहाँ पर, लेकिन आपने ड्यू डेट से पहले प्रेजेंट किया, वो गलत है। दैट इज इंपॉर्टेंट। वो ही नहीं लिखा, बाकी सब लिखा है। इसलिए ये सजेस्टेड जो है वो अन्य अवस्था में बनाया गया था, परम अवस्था को प्राप्त करके, क्योंकि दोनों ही आंसर इसके गलत है। चलिए, तो जनवरी 2025 के दोनों आंसर गलत हैं। और उसमें 7 नंबर के क्वेश्चन और बचे भाई। सेल ऑफ गुड्स एक्ट, एजेंट की अथॉरिटी। 3 नंबर का तो ये था, 4 नंबर का ये था। सात 7 नंबर के निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और चाहिए। व्हाट आर द रूल्स गवर्निंग द कंपनसेशन? गजब, कल ही लिखा आखिरी आखिरी में। पूरे 7 नंबर देके गया है। लड्डू है साला ये पूरा का पूरा। 14 नंबर देके जा रहा तुमको, सिर्फ 3 घंटे के रिवीजन में। और रिवीजन भी डाल दिया मैंने, सब डाल दिए, सारे डाल दिए। सारे रिवीजन हो गए अपलोड। तो इम्पोर्टेंट ये है बंधु, और उसके बाद भी रिवीजन और करवाया जाएगा। एक, उस रिवीजन में मैं पढ़ाऊंगा दो चीजें: सेल ऑफ गुड्स एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट वापस से, और इंडेमनिटी गारंटी बेलमेंट प्लेज और एजेंसी। दैट रिवीजन जो हमारा 15 दिसंबर के बाद चालू होगा, उसमें मैं यही कवर करूंगा। यूनिट 1 से यूनिट 6 का रिवीजन तो आप वीडियो में ही देख लोगे, उसमें तो कहीं दिक्कत ही का है। चलिए, क्या हुआ? नहीं सर, वो यूनिट 1 से 6 कर रहा, तो बहुत दिन हो गए। हाँ, वो सारे सेक्शन की तो मैं लिस्ट भेजूंगा ना। खत्म। अरे तो जल्दी भेजो ना, सब अभी कर दो। शट अप। समय समय पे सब होगा। अभी तुम्हारे बाकी के जो 500-500 नंबर के सब्जेक्ट है, मैथ, स्टैट्स, पार्टनरशिप, ये कर लो पहले। लो भैया, अमन ने ड्रॉ किया बिल ऑफ एक्सचेंज बबन को, जिसने एक्सेप्ट किया उसको, जो पेबल था मगन या उसके ऑर्डर पे। मगन ने एंडोर्स किया बिल गगन को, गगन ने एंडोर्स किया आकाश को, टू बी डिलीवर्ड हिम ऑन नेक्स्ट डे। हाउएवर ऑन डेथ ऑफ गगन ऑन द सेम डे, the only son of Ankit delivered the bill to Akash on next day, as it is intended for his deceased father. On presenting the bill on due date, Baban refused to pay. Explain the importance of delivery in negotiation. Decide whether Akash can enforce the payment of the bill against Baban for the previous parties. फिर से आएगी सेक्शन 14। Delivery of negotiable instrument is essential in negotiation, and in case of negotiable instrument payable on order, it should be first endorsed and then delivered. In the given case, the last endorsement done by Gagan
to Akash was there, but it could not be complete due to whose death? Gagan's death. It means the negotiable instrument has not been negotiated. Hence, the holder cannot claim anything from any of the previous parties. अब previous parties से कोई, ये कौन है, बैच कोड सेंड कर दो कोई, किसकी जग रही है ये अब? तू रहने दे बेटा, अगले अटेम्प्ट में देख। कहाँ तू भी लगा है अभी? लो ये वाला कर दो, ये तो बता दो। अरे उसका आंसर क्या हुआ? नहीं, अभी दोनों के आंसर बताऊंगा, मेरे को इनके ऊपर भरोसा नहीं है। चलो अगला वाला बताओ। रिलायबल लिमिटेड एक इंडियन कंपनी है, ग्लोबल लीडर है पेट्रोकेमिकल में, फॉर पेमेंट ऑफ सेल प्राइस मशीनरी इंपोर्टेड फ्रॉम एलेक्स मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड, यूएसए बेस्ड कंपनी। इंडियन कंपनी ने ड्रू किया बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन मनीष, अ रेसिडेंट ऑफ मुंबई, who accepted the bill at Mumbai payable in US. A. Decide whether the bill of exchange is an instrument in the land instrument or a foreign instrument. As the bill has been drawn in India and drawn upon a person resident in India, even if it is payable outside India, it would be treated as inland bill. Oh, hello. इनलैंड बिल को इतने अच्छे से पढ़ने के बाद भी अगर आप इनलैंड बिल पहचान नहीं पा रहे हो, तो आप फॉरेन में होना चाहिए। इंडिया में आपकी यहाँ कोई जगह नहीं है। तो ये थे दो क्वेश्चन, और इससे पहले फिर आएंगे क्वेश्चन। वाओ, all checks are bill while all bills are not check। बिल और बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक के बीच में डिफरेंस पूछा भैया। पहले तो दोनों की डेफिनेशन लिख देना, दूसरा लिख देना कि बिल ऑफ एक्सचेंज कैन बी ड्रॉन ऑन एनी पर्सन while the check can be drawn only on, bill of exchange may be on demand or on time, but check is always on demand, payable on demand. Bill of exchange is required to be accepted, check is not required to be accepted। बस इतने अंतर लिखो और मस्त कितने नंबर ले आओ? चार। चार कि तीन? तीन, ओके। तीन भी नहीं, डेढ़ है, क्योंकि डेढ़ तो एम्बिगस इंस्ट्रूमेंट है। हेलो हेलो, ए हमको जो अच्छे से आता है उसमें आप ऐसे डेढ़ डेढ़ टिकाते हो। आ जाओ। With reference to the provision of Negotiable Instrument Act 1881, tell the instances where person shall be deemed to have committed an offence of dishonor of check, and what are the conditions to be complied with for not constituting such an offence। पूरी सेक्शन 138 चेप के आना है चार्ट बना के। आप देख सकते हो 14 नंबर आपको तस्तरी में परोस के दे रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग थूक के आ जाते हैं कि नहीं हो पाएगा हमसे। तो ऐसे लोगों का तो अब कोई कुछ कर ही नहीं सकता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे ही आपकी अगर पकड़ नहीं बन रही है तो फिर कैसे काम चलेगा? सारे क्वेश्चन वो के वही आ रहे हैं घूम फिर के, एक भी नए टाइप का क्वेश्चन नहीं है। चिंता मत करो, आरटीपी भी कराऊंगा। अरे तुम्हारे कराने से क्या होता है यार, हमसे थोड़ी होती है। तो तेरे से कभी होगी भी नहीं बेटा, तू टेंशन मत ले, सिर्फ दे माँ बाप को। ये एक नया लाया आदमी, टेंशन मत ले, सिर्फ माँ बाप को दे। यस, पैदा ही इसीलिए हुआ था। आ जाओ। लो, 7 नंबर, लूट सको तो लूट लो, नहीं तो लूट जाओ। वाई ने चेक इशू किया 10,000 का जेड को, जो डिसऑनर कर दिया बैंक ने, बिकॉज वाई के इनफ फंड नहीं थे अकाउंट में, एंड हैज नो अथॉरिटी टू ओवरड्रॉ। एग्जामिन एज पर द प्रोविजन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, क्या वाई लायबल है डिसऑनर ऑफ चेक के लिए? हाउ?
इफ यस व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ सच इवेंट, वो भी बता दो डबल धमाका। हेलो, व्हाट वुड बी आंसर इफ वाई इशूड अ चेक एज अ डोनेशन टू जेड? यस बॉस। हाँ मैं थीटा में हूँ। ठीक है, आराम से। आओ आओ। हाँ, बोल दे, बोल। दीपक सर थोड़ा सा लेट होंगे, जितना होते हैं उससे और 5 मिनट। नाउ, तो 1 मिनट, क्या लिख दोगे इसमें? व्हाट वुड बी आंसर इफ व्हाई शुड अ चेक एज ए डोनेशन? अरे यार पूरी सेक्शन 138 है यार, इसको तो अपन मतलब कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जैसे वो जो अपनी इज्जत पे हमला करते हैं कि तुमको आता है क्या, मतलब लपड़ मार दे, मतलब ये तो हमको आता है यार। ये क्या मतलब पूछ रहे हो तुम? 7 नंबर देके जा रहे हैं, 7। समझ रहे हो? समझ रहे हो? 7 नंबर। लूट, मतलब उनको मालूम है कि इनका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कमजोर होता है, क्योंकि आधे बच्चों को तो समझ में ही नहीं आता, क्योंकि बेचारों को ना होल्डर मालूम है ना होल्डर इन ड्यू कोर्स मालूम है जो, और गलत जो लिखा हुआ है वही पढ़ा दिया गया, और सजेस्टेड के भी गलत पढ़ा दिए गए, तो बच्चे के फंडे बने कहाँ से? तो उनको कॉन्फिडेंस ही नहीं है। तो हाँ, आप क्या समझ रहे हो हमको कॉन्फिडेंस है? गलत फहमी में मत रहना सर, पार्टनरशिप में नहीं आ पाया अभी, तुम्हारे में कहाँ कॉन्फिडेंस लाएंगे हम? गुड, कीप इट अप बेटा। अपन पंचवर्षीय योजना बनाएंगे यहाँ पे, 5 साल तक फाउंडेशन, रिकॉर्ड बनाएंगे, रिकॉर्ड। अरे क्वेश्चन पढ़ा दो यार तुम सर, 7 नंबर का एक पढ़वा दिया बस और खुश हो रहे हो। अभी देखना उधर कोई दूसरा आया होगा ना तो वो उड़ा जाएगा, निपटा ही देगा। अच्छा, वाओ, promissory note payable at a certain period after sight। आफ्टर साइट बोले तो दिखाने के कुछ दिनों बाद। पढ़ाया था यार भैया, पढ़ाया था यार, प्लीज। मस्ट बी प्रेजेंटेड टू मेकर देयर ऑफ फॉर पेमेंट, हाउ, अंडर विच सिनेरियोज प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट। अरे साला, तुमने क्वेश्चन पूछा तो भी क्या पूछा? तुमने कहा प्रेजेंटमेंट होना चाहिए, हेलो, किसी बिजनेस प्लेस पे, और अगर बिजनेस आवर और बिजनेस डे में वो प्लेस बंद रही, हेलो, तो प्रेजेंटमेंट जरूरी नहीं है। तुमने प्रेजेंटमेंट को प्रिवेंट किया तो प्रेजेंटमेंट जरूरी नहीं है। तुमने स्पेसिफाइड प्लेस पे मिलूंगा बोला, वहां तुम मिले ही नहीं। तुमने स्पेसिफाइड प्लेस पे दूंगा बोला, वहां प्लेस ही नहीं मिली। नॉट प्रेजेंटमेंट, नॉट विद, नॉट विद स्टैंडिंग नॉन प्रेजेंटमेंट हो गया। हेलो, और आखिरी क्या था? नॉलेज है कि मैच्योरिटी हो गई है, उसके बाद भी आपने उसको पार्ट पेमेंट कर दिया, या प्रॉमिस कर दिया कि बाद में पे कर देंगे, या फिर उसने ही वेवर दे दिया, तो प्रेजेंटमेंट जरूरी नहीं है। बढ़िया है, 1 नंबर काम हो गया। इसमें भी 7 नंबर दे दिए। बताओ साला, 2 क्वेश्चन लिखो और 14 नंबर लेके आ जाओ। समझ रहे हो? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 4 लिखोगे तो 15 आएंगे। सेल ऑफ गुड्स एक्ट के 3 लिखोगे तो 15 आएंगे। पार्टनरशिप के भी 2 3 करोगे तब जाके 15 आएंगे। या दो में 14 14 दे रहा है, और दो में 7 7 दे रहा है, पर इंपॉर्टेंट यही कि उसमें ज्यादा लिखना नहीं है। अभी 7 में आप ऐसा क्या लिख दोगे, एक पेज से ज्यादा? एक पेज भी नहीं भर पाओगे। 2 पेज लिखने के 14 नंबर दे रहा है भाई आपको, ज्यादा ज्यादा 3। आरओआई देखो आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का, एक तो 8 दिन में खत्म हो गया। मेरी छुट्टियां हटाओ ना। अरे यार तुमको रिलैक्स दिया वो तो ने, मैं ऐसा तो नहीं किया कि मैं
20 दिन आके मैंने तुमको पढ़ाया फिर खत्म हुआ? नहीं, इफेक्टिवली 8 दिन में खत्म हुआ। 2 दिन इसके क्वेश्चन करे, होए 10 दिन। रिवाइज करने बैठोगे 3 घंटे में हो जाएगा। लिखने बैठोगे 3 मिनट में खत्म हो जाएगा। कुल जमा 4 टाइप के तो क्वेश्चन है। तो पकड़ बना लो ना इस पे। सबसे पहले इस पे पकड़ बनाओ। फिर एक अगले संडे को जो टॉपिक पढ़ाऊंगा, ये वाले को नहीं, ये वाला तो उनको पढ़ाऊंगा। अगले संडे को तुमको एक टॉपिक पढ़ाऊंगा 2 घंटे का, IRF। उस पे पकड़ बनाओ। 5 नंबर का आता है लड्डू। और 5 के आता बस क्या। ज्यादा बस बस क्या ना, सौरभ को बोल दूंगा पढ़ाने को। 5 नंबर का पढ़ाएगा 50 नंबर के बराबर। चलो आगे बढ़े। चलो नाउ, वो 5 नंबर का आता है लेकिन 5 नंबर पूरे मिलते हैं। हम्म। चलो, तो फिर लोगों के 19-20 नंबर क्यों आते हैं? यही तो इम्पोर्टेंट है। अब क्या करोगे? आपके पास तो सब कुछ खत्म हो गया? नहीं, RTP बची है। ये हम लोग आ गए हैं RTP पर। आइए करते हैं RTP। चलो RTP करें, करके दिखाएंगे। बॉब द बिल्डर, करके दिखाएंगे। आप लोग बचपन में बड़े ये सब देख के हुए हो। देखते थे कि नहीं देखते थे? ये देखो, पेपर का टेप दिया। ये क्या कर रहा है? वही पेपर का लाकर यहाँ रख दिया है। क्या हम इसे करेंगे? नहीं करेंगे। ये आगे बढ़ते हैं। ये दोनों पेपर में से टिप के दिए हैं इसने। बेशर्म है ये। हेलो। अरे बेशरम है ये। वो का वही क्वेश्चन उठा के दे दिया, सेम। और बोलता है कि RTP है। इनको तनख्वाह ही मत काट लो, इनकी तनख्वाह सालों की। सेम टू सेम क्वेश्चन। और ये मत सोचना कि RTP में था इसलिए आया। अबे वहां था इसलिए RTP में आया। अरे हेलो, ये मत सोचना कि जनवरी की RTP में था। देखो जनवरी में पूछ लिया। 2024 की RTP में था। नहीं, ये 2025 की RTP में जनवरी में दिया हुआ था। पूछा तो पहले ही गया हुआ था। अरे पूछा तो 24 में था, 25 में RTP में आया है। तो आप टेंशन मत लेना, ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि RTP क्वेश्चन आते हैं ना। RTP तो आपको इसलिए दी जाती है कि तूने क्या पढ़ा, बता। ये पढ़ा नहीं, जा वो पढ़ के आ। धप्पा। जनवरी 25 के बाद आया मई 25। बिजनेस लॉ, निगोटिएबल इंस्ट्रूमेंट कहाँ है रे भैया? लिमिटेड लाइबिलिटी, वाओ। ये बढ़िया हुआ यार। ये भी पूछा हुआ है। नहीं 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 नहीं, सेकंड वाला पूछा हुआ है भैया। इनके पास सालों के पास क्वेश्चन ही नहीं है, बस इतना ही करना है अपने को। ऊपर वाला तो कर दो 21। उसने सब दे दिया है। बोले अब भी तेरे को नहीं आता ना? बक, क्यों आया है एग्जाम देने? और सब तो दे दिया उसने। आप देख रहे हो 138 के बिना तो पेपर ही नहीं बनता है। प्रियांश परचेज सम गुड्स फ्रॉम सुमित, इशूड चेक, सुमित प्रेजेंटेड चेक, informed that check was returned unpaid due to insufficiency of fund. Sumit sued against Priyansh in 138. State with reason whether this suit is maintainable. आपको तो पूरा लिखना है और आखिरी में लिख के आना कि हाँ मेंटेनेबल है, अगर ये शर्तें पूरी होती हैं तो। और उसके नीचे वाले क्वेश्चन पे तो अपन बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे क्योंकि वो तो मारा मूरा क्वेश्चन है। तो भैया मई 20, जनवरी 25 हो गई, मई 25 हो गई। अब चलते हैं 24 पर। 24 में आते हैं सितंबर। नहीं, अभी सितंबर 25 बचा है ना। सितंबर 25।
ये अमन बबन फिर आ गया। अरे है ही नहीं इनके पास क्वेश्चन। ये लो, रिलायबल लिमिटेड फिर आ गई। पूछे हुए क्वेश्चन को बेशरम लोग वापस पूछ लेते हैं। चलो, सितंबर 25 भी खत्म। अब बच्चा कौन? जून 24 से चालू होते हैं। 24 में जनवरी नहीं थी क्या? नहीं, मई 24। हाँ यार, ये बढ़िया है। नया आया 22वां। और 23वां भी एकदम नया है। क्या हुआ सर? 22 तो सिर्फ कंपनसेशन से रिलेटेड है। कंपनसेशन की सेक्शन याद नहीं करी अपन ने। कौन सी है? 171, 174, 74, 172, none of the above। ढूंढो ढूंढो कौन सी है। कंपनसेशन की सेक्शन कहाँ मिलेगी? मॉड्यूल में मिलेगी। 117, 117। लेकिन रुको, मेरे को भरोसा नहीं। मैं तो बेयर एक्ट में जाके देखूंगा कि क्या 117 सही है। तो 117 की बात करेंगे। 117, ये रही साहब। रूल्स फॉर कंपनसेशन सही लिखी भाई साहब, 117, 117। वो लिखनी थी अपने को। अगला क्वेश्चन क्या है? ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेटा ये देखना, इसके कॉपी में नहीं लिखा हुआ मिलेगा, ये बहुत अलग चल रहा है क्वेश्चन, ये नहीं मिलेगा इसकी कॉपी में। गधे। ए ने परचेज की वॉच किससे? बी से, और इशू किया एक प्रोमिसरी नोट जो पेएबल ऑन, और उस पे कोई प्लेस भी लिखी हुई। जब पेएबल ऑन डिमांड होता है और प्लेस भी लिखी हुई नहीं होती है तो उसका प्रेजेंटमेंट जरूरी नहीं होता है। पहला ही रूल चोटी बना के लिखा था। कई बार हमारा चोटीधारी भी काम करता है, देखो आप। लिखा हुआ है आपकी कॉपी में, ऐसा प्रोमिसरी नोट जो पेबल था किस पर? डिमांड पर कोई स्पेसिफिक प्लेस ही नहीं लिखी गई थी उस पर। क्या उसका प्रेजेंटमेंट जरूरी है? बिल्कुल भी जरूरी नहीं है।
तो क्या ए डिस्चार्ज हो जाएगा उसकी लाइबिलिटी से? बिल्कुल हो जाएगा। कि नहीं होगा? नहीं होगा। लाइबिलिटी से डिस्चार्ज नहीं होगा। 23वें नंबर के प्रश्न का उत्तर देखो। Although non-payment of promissory note for payment result in discharge of maker from liability, but in given case under section 64, he would not be discharged from his liability. सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है ये, कि आपको promissory note को presentment for payment नहीं करना है। बाकी तो है, पर वो बाकी बाकी चीजों के लिए। ये सिर्फ किससे रिलेटेड है? promissory notes। ए वो चोटी किससे रिलेटेड है? क्या उसमें बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक शामिल है? नहीं। बार बार लगातार एक ही चीज पढ़नी है आपको। तो हमने पढ़ लिया कौन सा? अभी कौन सा देखा? मई 24 ना? अरे हेलो। अब जून 24 देखते हैं। सेम टू सेम ही क्वेश्चन पेपर है मेरे हिसाब से। मई और जून में एक ही पेपर आया था क्या? हो सेम है। क्यों यार बेवकूफ बना के सिलेबस बढ़ाते हैं यार भगवान। चलो जून 24 के बाद कौन सा 24 बचा? September 24। आओ भैया। What are negotiable instrument? How? And what are their characteristics? बढ़िया। हो जाएगा। बहुत बढ़िया। फिर वही मारा मुरी चालू कर दी इनने। नाम बदल देने से क्या होगा? क्वेश्चन तो सेम ही है। ओ हेलो। मॉड्यूल हो गया, एग्जाम क्वेश्चन हो गए, आरटीपी भी हो गई, और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट खत्म हुआ। अब इस वीक में अपन खत्म करेंगे सोगा, और अगले वीक में खत्म करेंगे पूरा का पूरा कोर्स। तो अब आप मेरे साथ 2 वीक के मेहमान हो। अगला वीक और उसका अगला वीक खत्म। चलिए बाकी की बातें करेंगे कल। उसके बाद तुम हमको छोड़ दोगे, फिर हम तुमको ढूंढते रहेंगे तो तुम हमको मिलोगे भी नहीं। नहीं। इसके बाद हमारे लाइव डाउट सेशंस रहेंगे। हर वीक में एक बार एक आदमी तो लेगा ही लेगा। उसमें तो हम आपको मिलेंगे ही। फिर उसके अलावा हम आपको रिवीजन सेशन में मिलेंगे। उसके बाद टेलीग्राम चैनल कोई एडवर्टाइजमेंट करने के लिए तो रखा नहीं है, कि मेरे को अपने यूट्यूब के सब्सक्राइबर बढ़वाना है इसलिए मैंने रखा है। हम्म, वो तो 1 मिलियन होने वाले हैं। उसकी तुम चिंता छोड़ दो, क्योंकि वो 1000 सब्सक्राइबर क्रॉस होते ही जो आगे के प्रोग्राम्स बने हुए हैं उसके लिए, वो सिर्फ यूट्यूब चैनल उसी के लिए रुका हुआ है। उसको तुम्हारे सब्सक्रिप्शन से या मेरे सब्सक्रिप्शन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दैट इज अ वेरी डिफरेंट मॉडल। तो वो दैट इज ओनली फर्स्ट 1000 सब्सक्राइबर तक की संघर्ष रहता है, उसके बाद का नहीं। आज मैंने देखा था कुछ 700 750 तो हो गए थे। तो ठीक है, विद इन 2 वीक्स 3 4 वीडियो और आने के बाद वो तो 1000 हो जाएगा। वो मेरा है भी नहीं। हाँ वो कुछ डिफरेंट है। चलिए। पर हाँ उसको मिलियन पे लेके जाएंगे। देखेंगे, आप भी यही हूँ मैं भी यही हूँ। और 1 साल तक तो आप हो ही मेरे साथ इंटर में। तुमसे इंटर, भगवान, यही पढ़ लिया वही बहुत है यार। नहीं रहने दो तुम तो। अच्छा मनोज के लिए रुक जाओ।